एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक जो है वो एमएससी बायोटेक फर्स्ट सेमेस्टर के सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पेपर का यूनिट 3 का टॉपिक है। ओके, जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोकैरियोट्स, जिसमें जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन इन यूकैरियोट्स, जिसमें हम देखेंगे सी वैल्यू पैराडॉक्स और रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस और उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, है ना। अ जीनोम इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए कंप्राइजिंग ऑफ न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, एक जीनोम जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो उसकी कंप्लीट डीएनए का सेट होता है और उसमें उसका न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और पूरा जीन्स कैसे अरेंज्ड है, पूरे जीन्स का कंप्लीट सेटअप होता है। ठीक है, ईच जीनोम कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन दैट ऑर्गेनिज्म। और किसी भी जीनोम में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना सिस्टम को, जेनेटिक सिस्टम को मेंटेन करता है और उसका जेनेटिक सिस्टम कैसे एग्जिस्ट करता है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ह्यूमन हैप्लॉइड सेल कंसिस्ट ऑफ 23 न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स। जो ह्यूमन हैप्लॉइड सेल होता है उसमें 23 न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स होते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें लगभग 3.2 मिलियन डीएनए बेस पेयर से ज़्यादा होते हैं। ओके, यदि हम यूकैरियोटिक जीनोम की बात करें तो यूकैरियोटिक जीनोम एक लीनियर जीनोम है एंड कन्फर्म्स द वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स। और वो वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स को कन्फर्म करता है, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया बायोटेक में कि जो डीएनए होता है वो जो क्रोमैटिन होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन्स, इन चारों को मिला के बनता है ना। आई एक्सप्लेन्ड यू कि किस तरह से न्यूक्लियोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं एंड न्यूक्लियोसोम्स एक दूसरे से लिंकर डीएनए से जुड़े होते हैं। और यदि हम एक न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं, हिस्टोन की दो कॉपी होती है और हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए लिपटा होता है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब एक टर्म हम यहाँ पर नया समझेंगे आज के। यूकैरियोटिक जीनोम जो होता है उसके अंदर एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सॉन जीनोम का वो हिस्सा होता है विच कोड्स फॉर प्रोटीन, जो कि अल्टीमेटली प्रोटीन कोडिंग रीजन है। ठीक है, और जो हिस्सा जीनोम का प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए, उसको हम इंट्रॉन कहते हैं। ठीक है, जो कोड नहीं करेगा वो इंट्रॉन कहलाता है ना। और अगर आप में से किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, हम आगे पढ़ेंगे कि आरएनए जो होता है उसके अंदर से ये इंट्रॉन्स जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं इन्हें रिमूव कर देते हैं। यूकैरियोट्स में आरएनए में से इंट्रॉन्स का रिमूवल हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। एक बात जो यहाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत ध्यान से देखनी है वो ये है, देखिए, अच्छा पहले वो बात पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो क्रोमोसोम होता है, मेरे हिसाब से आप लोग सब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बीएससी में पढ़ के आए होंगे। यहाँ बीएससी में पढ़ाया जाता है, आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम में क्रोमैटोनीमा होती है, क्रोमैटोलीमिया होती है, सैटेलाइट होता है, टीलोमेयर होता है और होता है क्रोमोसोम का यूक्रोमैटिन और हिट्रोक्रोमैटिन। जो हिट्रोक्रोमैटिन होता है वो कंडेंस्ड रीजन होता है, इनएक्टिव रीजन होता है क्रोमोसोम का, और जो यूक्रोमैटिन होता है वो एक्टिव रीजन होता है क्रोमोसोम का, है ना। तो एक बात यहाँ थोड़ी सी समझिए कि कोई भी, मैंने आपको शुरू में किसी क्लास में पता नहीं किस टॉपिक में पढ़ाया था कि कितना % डीएनए जो है वो हमारी बॉडी में फंक्शनल है। ठीक है, उसका आंसर है कि लगभग सिर्फ 2 से 3%, मैक्सिमम 3%, 3 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, लगभग 2% के आसपास कुछ डीएनए होता है हमारी बॉडी में जो कि फंक्शनल होता है ना। और बाकी का जो डीएनए है वो नॉन फंक्शनल डीएनए होता है। ठीक है, तो ये जो डीएनए होता है, ये नॉन फंक्शनल डीएनए कितना है, ये इसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म से कोई संबंध नहीं होता, है ना। मतलब द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट करस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम आगे देखेंगे कि सैलेमेंडर के अंदर 30 टाइम्स इकोलाई से ज़्यादा जीन है और हमसे केवल 30 टाइम कम जीन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ सैलेमेंडर से 30 टाइम्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सैलेमेंडर एक एग्जाम्पल है उसका, एमसीबीआ में आता है ना। तो देखते हैं
धीरे धीरे। अभी ये जो टेबल है ये कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है यूकेरियोटिक जीनोम की कि टोटल अमाउंट ऑफ जो डीएनए है वो कितना है, अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन कितना है, क्रोमोसोम कितने हैं और टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है और टोटल अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो एमबी में यूक्रोमेटिन होना चाहिए। चलिए ये टेबल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप इसे छोड़ दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन से जो हमें समरी लेनी है वो ले लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूकेरियोटिक जीनोम इंक्लूड्स प्रोटीन कोडिंग रीजन, जीन रेगुलेटिंग रीजन, जीन रिलेटेड सीक्वेंसेस, इंटरजेनिक डीएनए, एक्स्ट्राजेनिक डीएनए विच इंक्लूड्स लो कॉपी नंबर एंड मॉडरेट और हाई कॉपी नंबर रिपीटेटिव सीक्वेंस। ठीक है, जिसे हम एक फ्लो चार्ट से बता सकते हैं। ये ले लीजिए, वो टेबल छोड़ दीजिएगा, परंतु ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर बनाना है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट क्या बता रही है कि यूकेरियोटिक जीनोम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो वो कहते हैं सबसे पहले यूकेरियोटिक जीनोम के अंदर जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंसेस आती हैं। ठीक है, उसके अलावा इंटरजेनिक एक्स्ट्राजेनिक डीएनए आता है। ठीक है, जो एक्स्ट्राजेनिक डीएनए होता है ना, जिसके अंदर जो मतलब जीन कंटेन नहीं करना, जो एक्स्ट्रा, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर हम कई बार पढ़ाते हैं ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड को हम ये भी बताते हैं कि हम वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, इट्स अ सर्कुलर टाइप ऑफ डीएनए। तो एक्स्ट्राजेनिक एक तो इसमें आता है यूकेरियोटिक जीनोम में जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंस, ये हम स्टडी करते हैं, ये भाग है यूकेरियोटिक जीनोम का, और दूसरा भाग है इंटरजेनिक या एक्स्ट्राजेनिक डीएनए। अब हम देखें जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंसेस में क्या आता है, तो इसके अंदर जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंस में आएगा हमारा प्रोटीन कोडिंग रीजन यानी कि एक्सॉन, है ना, जीन रेगुलेटिंग सीक्वेंस, जीन रेगुलेटिंग सीक्वेंस आएगी और रिलेटेड सीक्वेंस आएगी। ठीक है, इन तीन चीज़ों को मिला के बनता है हमारा जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंसेस। अब यदि हम बात करें जीन रेगुलेटिंग सीक्वेंस की, तो उसमें क्या क्या आता है, प्रमोटर्स आते हैं। प्रमोटर क्या है ये मैं आपको डिटेल में जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगी ना तब पढ़ाऊंगी, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए प्रमोटर वो साइट है जहाँ आके आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करता है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन जहाँ से इनिशिएट होता है उस साइट को प्रमोटर कहते हैं। फिर रिलेटेड सीक्वेंस में क्या आता है, नॉन कोडिंग फंक्शनल आरएनए, है ना, जो नॉन कोडिंग आरएनए है वो आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ही इंट्रॉन्स आते हैं, इंट्रॉन्स आर दी नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ द डीएनए, प्रोटीन को जो कोड नहीं करते। जो हम जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो हमारे जीनोम में हमारा जीनोम मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग जीनोम का वो है जो प्रोटीन बनाने में मददकारी होता है, जो प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है, ऐसे भाग को एक्सॉन कहा जाता है। और जीनोम का वो भाग जो कि प्रोटीन बनाने में मददकारी नहीं होता, प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होता, उसे इंट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, फिर इंट्रॉन के अलावा आते हैं जीन फ्रैगमेंट, जीन के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, फिर आते हैं स्यूडोजीन्स, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स जीन्स जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और आते हैं लॉन्ग नॉन कोडिंग डीएनए। ठीक है, लंबे नॉन कोडिंग डीएनए भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे रिलेटेड सीक्वेंसेस हैं उसमें ये सब आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंटरजेनिक या एक्स्ट्राजेनिक डीएनए की, तो इंटरजेनिक डीएनए में आते हैं यूनिक लो कॉपी नंबर, है ना, यूनिक लो कॉपी नंबर और मॉडरेटली हाई रिपीटेटिव। ठीक है, मॉडरेटली हाई रिपीटेटिव रिपीट्स आते हैं। तो ये जो मॉडरेटली हाई मतलब कि देखो इंटरजेनिक में एक तो लो नंबर वाले आएंगे और एक मॉडरेट नंबर वाले आएंगे और हाई नंबर वाले एक्स्ट्राजेनिक डीएनए आएंगे। तो जो मॉडरेट या हाई हैं वो दो में डिवाइड हो सकते हैं, टेंडमली रिपीटेटिव और इंटरस्प्रेड रिपीटेटिव। तो जो टेंडमली रिपीटेटिव होते हैं उसमें सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट और शॉर्ट टर्मिनल रिपीट यानी कि STR, ये चार आते हैं। ठीक है, और जो इंटरस्प्रेड रिपीट्स होते हैं उसके अंदर लाइन, साइन, है ना, LTR और LTR एलिमेंट और DNA ट्रांसपोसोन्स। ठीक है, लाइन, साइन ये सब क्या हैं, ये एक प्रकार की एग्जाम्पल है ट्रांसपोसोन के। पहले मैं बता दूं ट्रांसपोसोन्स क्या हैं। ट्रांसपोसोन्स आर दी जंपिंग जीन्स जो कि जीनोम के अंदर फिक्स पोजीशन पे नहीं रहते हैं, दे कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसपोसोन्स। और ये जो ऊपर तीनों लिखेंगे ट्रांसपोसोन्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आपको ये चार्ट अच्छे से लर्न करना है, ये चार्ट ज़रूर बनाइएगा, कलर
चार्ट पेन का इस्तेमाल करके जितना आप अच्छे से चार्ट बनाएंगे उतना अच्छा इंप्रेशन जो है वो एग्जामिनर पे पड़ेगा। ठीक है, यूकेरियोटिक जीनोम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जीन एंड जीन रिलेटेड सीक्वेंस और इंट्राजेनिक या एक्स्ट्राजेनिक डीएनए, यानी जीन से बाहर जो उपस्थित है वो डीएनए। जो जीन एंड जीन रिलेटेड सीक्वेंस है वो फर्दर 3 ने क्लासीफाई करी, एक्सॉन, जीन रिलेटेड सीक्वेंस और रिलेटेड सीक्वेंस। जो जीन रिलेटेड सीक्वेंस है उसके अंदर प्रमोटर्स आए और जो रिलेटेड सीक्वेंस है उसमें नॉन कोडिंग फंक्शनल आरएनए, इंट्रॉन, जीन फ्रेगमेंट, सीडोजीन और लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए आया। फिर जो दूसरा भाग है इंट्राजेनिक या एक्स्ट्राजेनिक डीएनए का, उसमें यूनिक लो कॉपी नंबर वाले सीक्वेंसेस आए और मॉडरेटली हाईली रेपिटेटिव आए। तो जो मॉडरेटली हाईली रेपिटेटिव हैं उसमें टेंडमली रेपिटेटिव आए, जिसके अंदर सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट और एसटीआर आए, और इंटरस्प्रेड रिपीट आए जिसमें लाइन, साइन, एलटीआर एलिमेंट और डीएनए ट्रांसपोसन्स आए। ओके, अब हम बात करते हैं दो प्रमुख हिस्से की। मैंने आपको बोला कि जो यूकेरियोटिक जीनोम है, यदि मैं मुख्यतः मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूं, यदि मैं मुख्यतः इफ़ आई टॉक ऑन अ वेरी बेसिक लेवल एंड आई टॉक ऑन अ वेरी सिग्निफिकेंट लेवल, वी कैन से दैट द entire genome of eukaryotes has two important portions. One is intron and other is एक्सॉन्स। ठीक है, मुख्यतः जो जीनोम है यूकेरियोटिक सेल का उसके दो पोर्शंस हैं, एक है एक्सॉन एंड एक है इंट्रॉन। तो जो एक्सॉन्स होते हैं, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस, एक पिक्चर में मान के चल रही हूँ कि आप सबके दिमाग में बहुत क्लियर है कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन। जीन डिफेक्टेड तो पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक्सॉन किसे बोल रहे हैं। प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस आर द डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए एंड लेटर ट्रांसलेटेड टू प्रोटीन। प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस या एक्सॉन्स हम उनको कहते हैं वो डीएनए के सीक्वेंसेस जो कि पहले एमआरएनए बनाएंगे और लेटर एमआरएनए से प्रोटीन बना देंगे। ओके, द कंप्लीट प्रोटीन कोडिंग जीन्स कैपेसिटी of the genome is contained within the exons. The part of the genome formed by exon, the sequences which when transcribed remain within the mature RNA after the introns are removed using RNA splicing and consist of DNA sequences encoded by the exon that can be later translated into protein. कहने का अर्थ है कि जो DNA सीक्वेंस है उसके अंदर प्रोटीन कोडिंग रीजन है। ये प्रोटीन कोडिंग रीजन जो है ये पहले ट्रांसक्राइब होके एमआरएनए बनाएंगे और एमआरएनए फिर ट्रांसलेट होके प्रोटीन बना देगा। ठीक है, ये हिस्से एक्सॉन्स जो हैं ये सदैव एमआरएनए में रहेंगे, लेकिन वो हिस्से जो कि प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहे, जिनको हम इंट्रॉन कह रहे हैं, वो यूकेरियोटिक एमआरएनए में से रिमूव हो जाएंगे। आई रिपीट, द इंट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द मैच्योर यूकेरियोटिक एमआरएनए बाय अ प्रोसेस नोन एज स्पाइसिंग। इस प्रोसेस का नाम याद रखिएगा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। इंट्रॉन का रिमूवल जब एमआरएनए से किया जाता है होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूकेरियोटिक एमआरएनए का। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? यूकेरियोटिक एमआरएनए की बात कर रही हूँ मैं, प्रोकैरियोट्स की बात नहीं कर रही। ठीक है, Exon consists of an open reading frame. There are reading frame which has the potential to code for protein peptide. It is a stretch of codon. ठीक है, और exons जो है वो उसमें open reading frame होता है ना। आगे जाकर हम देखेंगे कि जो open reading frame होता है वहाँ वो codon होते हैं। It is a stretch of codon that do not contain a stop codon. और यहाँ पर भी codon का एक stretch होता है जो कि stop codon contain नहीं करता, और AUG कोडॉन से यहाँ भी जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन AUG कोडॉन से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आपको इससे कन्फ्यूज़न हो रहा है, उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोडॉन के बेसिस पे जो एक्सॉन्स होते हैं दे ट्रांसलेट इनटू कोडॉन, है ना, वो कोडॉन को रिस्पॉन्ड करते हैं। कोडॉन तो हम सब जानते हैं, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि एमआरएनए जो है वो कोडॉन कंटेन करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन टीआरएनए लेके आता है, उनकी बाइंडिंग होती है और उसी तरह से पेप्टाइड की बाइंडिंग होती, पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ठीक है, आप तो बस मूल मंत्र समझ लीजिए, वो ये
ये कह रहे हैं कि जो डीएनए की सीक्वेंसेस प्रोटीन के लिए कोड करती हैं उन्हें हम एक्सॉन्स कहते हैं। एक्सॉन्स जो है वो पहले एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए से डीएनए से एमआरएनए बनाने में मददकारी होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन करने में, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनाने में मददकारी होती हैं। और जो एक्सॉन्स होते हैं वो थ्रू आउट जीनोम में रहेंगे, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ है ना, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एक्सॉन्स हैं, और जो इंट्रॉन्स हैं उनका रिमूवल हो जाएगा एमआरएनए से। ठीक है, अब इंट्रॉन्स क्या है मैं आपको बता ही चुकी हूँ, वो डीएनए सीक्वेंस विद इन अ जीन विच एंड द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस इन आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स। इंट्रॉन का मतलब होता है डीएनए के सीक्वेंसेस या आरएनए में उपस्थित ट्रांसक्रिप्ट्स। इंट्रॉन जो है, there are 4 classes of intron. Introns are basically the non-coding sequences of DNA. DNA के वो sequences, वो भाग जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा, जो mRNA में तो उपस्थित है लेकिन mRNA से स्लाइसिंग द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा, उसे हम इंट्रॉन कहते हैं। 4 प्रकार के इंट्रॉन्स जो हैं वो होते हैं। सेल्फ स्पाइसिंग ग्रुप 1 इंट्रॉन दैट आर रिमूव्ड बाय आरएनए कैटालिसिस। ग्रुप 1 जो होता है वो भी आरएनए कैटालिसिस से रिमूव होता है। ग्रुप 2 जो सेल्फ स्पाइसिंग इंट्रॉन्स का है वो भी आरएनए कैटालिसिस से रिमूव होता है। ग्रुप 3 जो है, दे आर प्रपोज टू बी अ 5th फैमिली बट लिटिल इज नोन अबाउट देम। द बायोकेमिकल apparatus that maintains their splicing, they appear to be related to group 2 and possibly are the spliceosomal introns. इनके बारे में, ग्रुप 3 के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये माना जाता है कि पॉसिबली जो है वो स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स है, और ग्रुप 4 के बारे में भी हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें जो बात यहाँ से याद रखनी है वो ये कि इंट्रॉन्स होते क्या हैं और इनका जो रिमूवल है वो मैच्योर यूकैरियोटिक एमआरएनए से होता है बाय अ प्रोसेस नोन एज स्प्लाइसिंग। ज़्यादा डिटेल हम जब अभी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे एमआरएनए के 3' एंड में पॉली ए टेल अटैच होती है, 5' एंड की कैपिंग होती है, कैसे स्प्लाइसिंग होती है, बात मैं सब आपसे ट्रांसक्रिप्शन में करूँगी। ठीक है, नाउ ये देख लो ये कैसे होता है। जैसे जो एक्सॉन्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, इंट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं, स्प्लाइसिंग हो गई है, और किस तरह से जो एमआरएनए है वो प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट हो जाता है, यानी यहाँ पे साइज भी थोड़ा इंट्रॉन्स के जो रिमूवल के कारण है वो छोटा हो जाता है। एक कंसेप्ट होता है सीडीएनए, उसके लिए कहा जाता है। चलो ठीक है, सीडीएनए की बात हम आगे कभी करेंगे जब सीडीएनए आएगा, अभी तो आप बस इंट्रॉन क्या होते हैं और एक्सॉन क्या होते हैं ये समझ लीजिए। अब आइए सी वैल्यू पैराडॉक्स पे। उससे पहले ये समझिए कि सी वैल्यू क्या होता है। सी वैल्यू क्या होता है कि जो हर स्पीशीज़ है, हर इंडिविजुअल स्पीशीज़ में, हर एक स्पीशीज़ में पहले तो मुझे एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, क्वेश्चन मैं भूल जाती हूँ तुमसे डिस्कस करना क्लास में, लेकिन आप ये वीडियो देखने के बाद मुझे क्लास में ज़रूर याद दिलाना। मुझे स्पीशीज़ क्या होता है ये जानना है। आप में से कितने लोगों को पता है, हाउ मेनी ऑफ यू कैन डिफाइन स्पीशीज़, व्हाट इज़ अ स्पीशीज़, ये ज़रूर बताना मुझे क्लास में। ठीक है, अभी मैं नहीं बता रही हूँ, अभी तो मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हर स्पीशीज़ के अंदर जो डीएनए का अमाउंट होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी अमाउंट है वो फिक्स होगा। ठीक है, फ्रॉग के अंदर जो भी अमाउंट है वो फिक्स होगा, है ना, और थोड़ा बहुत मतलब जो हर स्पीशीज़ होती है उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है दैट इज़ फिक्स्ड, है ना, और थोड़ा बहुत वैसे तो इंडिविजुअल्स में वेरी नहीं करता बट थोड़ा बहुत कर भी सकता है, नहीं करता। आप तो मान के चलिए कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए है दैट इज़ फिक्स्ड विद इन अ स्पीशीज़ बट इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। ठीक है, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करेगा बट विद इन द स्पीशीज़ द अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ फिक्स। ठीक है, अगर मेरे अंदर 2 pg है तो तुम्हारे अंदर भी 2 pg होगा। ठीक है, लेकिन इट कैन वेरी फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। सो दिस इज़ नोन एज सी वैल्यू। द अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ फिक्स्ड इन विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। जो डीएनए की मात्रा है वो सेम स्पीशीज़ के अलग अलग इंडिविजुअल में फिक्स होती है, तय होती है, कम ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ये मात्रा वेरी करेगी एक से दूसरे स्पीशीज़ के बीच में। इसे कहते हैं सी वैल्यू। और सी वैल्यू पैराडॉक्स किसे कहते हैं? इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ हैप्लॉइड जीनोम दैट डज नॉट सीम टू करस्पॉन्डिंगली स्ट्रांगली टू द correspond strongly to the complexity of the organism and one C value can extreme variably। मतलब ये कि डीएनए की जो मात्रा किसी स्पीशीज़ में है वो उस स्पीशीज़ की, उस ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं दर्शाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर सिर्फ 30,000 जीन है, सिर्फ 22,000 जीन है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उन जीन्स के नंबर के कारण है। नहीं, जो डीएनए का अमाउंट है वो उस ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं दर्शाता है।
ठीक है, इट डज नॉट करस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सम सैलेमेंडर्स हैव मोर देन 30 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल एज ह्यूमन. और जो सैलेमेंडर्स हैं उनके अंदर ह्यूमन बीइंग से 30 टाइम ज़्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए है. ठीक है, तो क्या इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि सैलेमेंडर जो है, जो एम्फीबिया का एक मेंबर है, क्लास एम्फीबिया का, वो हमसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. पर क्या ऐसा होता है? नहीं, सैलेमेंडर तो हमसे कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में, एडवांसमेंट के मामले में बहुत नीचे है, बहुत पीछे आता है हमसे. तो उसका मतलब ये हुआ कि डीएनए का अमाउंट कितना है, इससे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी जुड़ी हुई नहीं है. मच डीएनए इन द सेल इज प्रेजेंट एज रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ वेरिंग लेंथ, अदर इंटरमीडिएट रिपीट सीक्वेंस विच आर मोस्टली सेल्फिश एलिमेंट्स. ओवर 50% ऑफ द मेज जीनोम प्रोबेबली कंसिस्ट ऑफ रिट्रो एलिमेंट्स. ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो जीनोम हैं उसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसके अंदर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कितने हैं, है ना, और इंटरस्प्रेड रिपीट कितने हैं. ये जो रिपीट और इंटरमीडिएट सीक्वेंसेस हैं ये सेल्फिश एलिमेंट्स इन्हें कहते हैं. क्या, क्यों, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं. सी वैल्यू पैराडॉक्स का मतलब दिमाग में बिठा लीजिए. सी वैल्यू पैराडॉक्स का मतलब है कि जो वैल्यू है डीएनए की, कितना डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ये इस बात से संबंधित नहीं है कि उस ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी. सैलेमेंडर में हद से 30 टाइम ज़्यादा डीएनए है किसी सेल, उसके सेल्स में, तो क्या सैलेमेंडर हमसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? नहीं, क्योंकि अमाउंट ऑफ डीएनए इज नॉट रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ये दिमाग में बिठा लीजिए. अब अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो रोजर कोटले वेनेनली रिपोर्टेड ए रिमार्केबल कंसिस्टेंसी इन द न्यूक्लियर डीएनए content of all the cells in all individual within a given animal species, which they took as evidence that DNA rather than protein was the substance of which genes are composed. ठीक है, the term C value reflects the observed consistency. जो वर्ड है एक्चुअली इन्होंने जो रोजर कॉटले वेंड्रे थे, इन्होंने एक रिमार्केबल कंसिस्टेंसी देखी न्यूक्लियर डीएनए में, है ना, न्यूक्लियस में एक अमाउंट ऑफ जो डीएनए था उसकी कंसिस्टेंसी देखी, और उसके बाद उन्होंने ये करस्पॉन्ड किया कि जो डीएनए है इसके अंदर जीन होते हैं और जीन इंटर्न डीएनए से बने होते हैं. मतलब जीन जो है, ये इस सेंटेंस से कंफ्यूज मत हो ना, जीन जो है वो सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट है, डीएनए में जीन होता है, ये ध्यान रखिएगा. द टर्म सी वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जर्व्ड कंसिस्टेंसी. और सी वैल्यू उन्होंने किसको कहा? एक स्पीशीज में कितना डीएनए दिख रहा है उसको सी वैल्यू कहा. हाउएवर इट वाज सून फाउंड दैट सी वैल्यूज वेरी एनॉर्मसली अमंग स्पीशीज एंड दैट दिस बियर्स नो रिलेशनशिप टू द नंबर ऑफ जीन. और उन्होंने कहा कि स्पीशीज के अंदर सी वैल्यू अलग अलग होती है और न ही वो जीन के नंबर से करस्पॉन्ड करती है और न ही वो ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी से करस्पॉन्ड करती है. ठीक है, given that C values are assumed to be constant but genetic information is encoded by DNA. DNA का अमाउंट कितना है ये एक अलग बात है, लेकिन कितना DNA उस अमाउंट में से कोडिंग है ये एक बिल्कुल अलग बात है. ठीक है, और इसका संबंध कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म से नहीं है. अब C वैल्यू क्या है तो मैंने बताया, C वैल्यू मीन्स द कॉन्स्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ हैप्लॉइड DNA कंटेंट पर न्यूक्लियस टिपिकली मेजर्ड इन पिकोग्राम. ठीक है, वो एक स्पीशीज के अंदर एक हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट कितना है, वैल्यू ऑफ हैप्लॉइड समझते हो ना, हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. डिप्लॉइड यानी डबल सेट में है जहाँ क्रोमोसोम. ठीक है, तो सी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है ना, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है जो कि डीएनए की होती है अलग अलग स्पीशीज के सेम इंडिविजुअल में. एक स्पीशीज के एक अलग अलग इंडिविजुअल में जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो फिक्स्ड है, वो सेम रहेगा, मगर स्पीशीज टू स्पीशीज जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो वेरी करेगा. तो ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पिकोग्राम में मेजर की जाती है और इसे हम कहते हैं सी वैल्यू. और सी वैल्यू पैराडॉक्स का बेसिक मतलब है कि हाउ कैन वी अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ डीएनए इन टर्म्स ऑफ फंक्शन. वेरी सिमिलर ऑर्गेनिज्म कैन शो अ लार्ज डिफरेंस इन सी वैल्यू. ठीक है, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सी वैल्यू में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन सी वैल्यू पैराडॉक्स का मतलब है कि जो
सी वैल्यू है, जो डीएनए का अमाउंट है, वो किस उस ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी से संबंधित नहीं है. इट्स नॉट रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. द अमाउंट ऑफ जीनोमिक डीएनए इन कॉम्प्लेक्स यूकेरियोट्स इज मच ग्रेटर देन द अमाउंट नीडेड टू एनकोड प्रोटीन. जो जीनोमिक डीएनए का अमाउंट होता है कॉम्प्लेक्स यूकेरियोट में, वो प्रोटीन एनकोड करने के लिए जितना अमाउंट चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है. मैमल्स में 30 से 50,000 जीन्स होते हैं. ह्यूमन बॉडी के अंदर एक लेटेस्ट रिसर्च कुछ टाइम पहले मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था 22,000 जीन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट फंक्शनल. कितने जीन फंक्शनल हैं, कितना एक्सॉन है, कितना इंट्रॉन है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है ना. और जो सी वैल्यू पैराडॉक्स है, उसका मतलब है कि वो जो अमाउंट है डीएनए का, दैट डज नॉट करस्पॉन्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब यहाँ एक बात और है, आर्क अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स जीनोम, ये इन्होंने बताया है कितने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में कितने जीन्स हैं, है ना. तो ये डाटा भी आपके लिए कॉम्पिटेटिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट, एग्जाम में तो आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पर नेट स्लेट के हिसाब से मैंने दे दिया कि जीन कैपेसिटी किसकी कितनी है. आर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स जीनोम रिवील्स सेवरल फैक्टर्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द क्लासिक सी वैल्यू पैराडॉक्स. अब हम सी वैल्यू पैराडॉक्स को समझे कैसे. ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या क्या समझना पड़ेगा सी वैल्यू पैराडॉक्स के लिए, क्योंकि सी वैल्यू है कि कितना अमाउंट डीएनए एक स्पीशीज के डिफरेंट इंडिविजुअल्स में है. सी वैल्यू पैराडॉक्स है कि ये जो अमाउंट है डीएनए का, ये ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी को करस्पॉन्ड नहीं करता. वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा ऑर्गेनिज्म ये नहीं बताता. तो सी वैल्यू क्यों करस्पॉन्ड नहीं करती कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना डीएनए है. ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये भी है कि कितने इंट्रॉन्स हैं जीन में, कितने रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं, कितने फॉल्स जीन हैं, कितने जीन्स ऐसे हैं जिनकी मल्टीपल कॉपी है, कितने इंट्राजेनिक सीक्वेंसेस हैं और कितना रिपीटेटिव डीएनए है. ठीक है. तुम किसी बस्ते में बहुत सारी चीज़ें भर लो, बस्ते का भार बढ़ा लो, तो क्या उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी? नहीं, यूटिलिटी तो उतनी होगी कि जरूरी सामान आपने कितना भरा है. इट्स जस्ट लाइक दैट कि जरूरी सीक्वेंसेस, जो चीज़ जरूरी है कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, वो कितनी है. अगर आपका जीनोम, आपका डीएनए बहुत ज़्यादा और उसमें इंट्रॉन है, उसमें रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं, उसमें स्यूडोजीनस में फालतू के मल्टीपल कॉपीज भरे हुए हैं जीन के, इंटरजेनिक सीक्वेंसेस हैं, रिपीटेटिव डीएनए, तो उससे आपके लेवल कॉम्प्लेक्सिटी जो है, ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ी करस्पॉन्ड हो जाएगा. फालतू चीज़ें अगर आपने ज़्यादा भर रखी हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ अमाउंट ज़्यादा बड़ा होने से आपका जो है, जैसे इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि यदि एक तरफ 100 रुपये का नोट है और एक तरफ 10-10 के 10 नोट हैं, वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, चाहे 100 का एक नोट दो, चाहे 10 रुपये के 10-10 नोट दो, या 5-5 रुपये के 20 नोट दो, वैल्यू उतनी ही रहेगी, है ना. आप नोटों का नंबर बढ़ा लो और उससे सोचो कि ये 100 रुपये की वैल्यू बढ़ जाए, तो ये नहीं बढ़ेगी. ठीक है ना. तो वैसी बात है कि अगर डीएनए का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो उससे ये साबित नहीं होता कि वो ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना. क्योंकि डीएनए जो है उसमें इंट्रॉन है अगर ज़्यादा, रेगुलेटरी एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, स्यूडोजीन ज़्यादा हैं, जीन की मल्टीपल कॉपीज ज़्यादा हैं, इंट्राजेनिक सीक्वेंसेस ज़्यादा हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ज़्यादा हैं, तो जो डीएनए होगा वो उतना कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उससे प्रभावित नहीं होगी, है ना. अब सी वैल्यू ह्यूमन जीनोम वेरीज इन साइज, द करंट एस्टिमेट ऑफ ह्यूमन एप्लॉयड साइज ऑफ द जीनोम इज रेफर्ड एज. जैसे बस इतना याद रखना कि जो ह्यूमन जीनोम है वो 3 × 10⁻² बेस पेयर्स कंटेन करता है शायद, है ना. मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाऊंगी तो उसमें एग्जैक्ट नंबर बता दूंगी. मेरा ख्याल यही है, एग्जैक्ट शायद मैं मिस कर रही हूँ. ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर होते हैं ये ध्यान रखिएगा. आई थिंक 3 × 10⁻² बेस पेयर्स होते हैं. ठीक है. देन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस. अब रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस का ये थोड़ा सा देख लो कि क्या होती हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या है ना. डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड इन द जीनोम, दे आर नोन एज रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस. जो डीएनए सीक्वेंस जीनोम के अंदर रिपीट होती हैं उसे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस कहते हैं. द सीक्वेंसेस विच डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ये वो सीक्वेंसेस हैं जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती. वन क्लास इज टर्म्ड एज हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ 5 to 100 न्यूक्लियोटाइड. जो एक
एक क्लास है डीएनए सीक्वेंसेस की, वो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कंटेन करती है जिसमें 5 से 100 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस होती हैं. देन रिपीटेड थाउजेंड्स ऑफ टाइम इन अ सिंगल स्ट्रेच एंड इंक्लूड्स सैटेलाइट डीएनए. अनदर क्लास, देखो 3 तरह की डीएनए सीक्वेंसेस रिपीटेटिव वाली होती हैं. एक बहुत शॉर्ट जिसमें 5 से 100 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस होती हैं. एक थोड़ी लॉन्ग जिसमें मॉडरेटली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जिसमें 150 से 300 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस होती हैं जिसमें एलू और ट्रांसपोसोन्स होते हैं. और रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस इज ऑल्सो रेफर्ड एज सैटेलाइट डीएनए बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड एज अ स्मॉल सैटेलाइट बैंड ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट कॉन्फिग्रेशन. इसे एक स्मॉल सैटेलाइट बैंड की तरह डिस्कवर किया गया था, इसलिए रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस को हम जो है वो सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंसेस भी बोलते हैं. और रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस क्रिएट कैसे होती हैं? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि रिपीटेटिव डीएनए इज क्रिएटेड बाय रैंडमली ऑकरिंग अनइक्वल क्रॉसओवर events during cell division producing a deletion in one chromosome and duplication on the other. ये deletion duplication अगर किसी ने क्रोमोसोम का एब्रेशन पढ़ा है, they are examples of structural aberration of the chromosome. क्रोमोसोम में आने वाला structural abnormality 4 प्रकार की होती है: डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्शन. अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा डिलीशन में क्या होता है, क्रोमोसोम का कोई भी एक भाग जो है वो कट जाता है, और डुप्लीकेशन में जो क्रोमोसोम का एक भाग होता है वो डबल बार रिपीट हो जाता है. तो रिपीटेड डीएनए क्रिएट कैसे होता है? जब सेल डिवीजन होता है उस समय जब क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है ना, मियोसिस 1 में होती है क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस. तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो कि मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 में होती है, वहाँ पर जाकर क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का एक भाग डिलीट हो जाता है और दूसरे क्रोमोसोम का दूसरा भाग डुप्लीकेट हो जाता है. तो इस एबनॉर्मल डिवीजन के कारण रिपीटेटिव डीएनए जो है वो क्रिएट होता है. ठीक है, द डुप्लीकेशंस क्रिएट मतलब इसका रिपीटेटिव डीएनए होता सब में, लेकिन इसका क्रिएशन एक एबनॉर्मलिटी है. द डुप्लीकेशन क्रिएट्स लोकलाइज्ड और ग्रुप्ड टेंडम सीक्वेंसेस, और इस डुप्लीकेशन से लोकलाइज्ड या ग्रुप टेंडम सीक्वेंसेस क्रिएट होती हैं विच कंटिन्यू टू एक्सपांड बाय डुप्लीकेटिंग द टेंडम अरेंजमेंट एंड डबलिंग इट विद द रिकॉम्बिनेशन इवेंट. और ये होता क्या है कि एक बार टेंडम सीक्वेंसेस क्रिएट हो गई, वो धीरे 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 बढ़ती जाएंगी और अपने आप को डबल करती जाएंगी रिकॉम्बिनेशन इवेंट में, है ना. तो यानी कि रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, जहाँ जो सीक्वेंसेस अपने आप को जीनोम में रिपीट करती हैं उन्हें रिपीटेटिव डीएनए बोला जाता है. छोटी हो सकती हैं या लंबी हो सकती हैं, 5 से 100 न्यूक्लियोटाइड की हो सकती हैं या 150 से 300 न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रेच हो सकते हैं. ये क्रिएट कैसे होती हैं? जब सेल डिवीजन में एबनॉर्मल सेल डिवीजन और क्रॉसिंग ओवर के टाइम एक क्रोमोसोम में डिलीशन हो जाए और दूसरे में डुप्लीकेशन हो जाए, तब जाके ये सीक्वेंसेस क्रिएट होती हैं. मेजर कैटेगरी ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस और रिपीट्स, इसमें टैंडम रिपीट्स आते हैं विच आर द कॉपी विच लाई एडजेसेंट टू ईच अदर. ये कॉपीज होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के एडजेसेंट लाई करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इन्वर्टेड. या तो डायरेक्टली एक दूसरे के आसपास लाई करेंगे या इन्वर्टेड वर्जन में लाई करेंगे. सैटेलाइट डीएनए टिपिकली फाउंड इन सेंट्रोमेयर एंड हेट्रोक्रोमेटिन. सैटेलाइट डीएनए कहाँ मिलता है? याद रखिएगा, सेंट्रोमेयर में मिलता है ना. सेंट्रोमेयर वो रीजन होता है जो कि क्रोमोसोम को होल्ड करता है, सेंटर वाला रीजन. ये हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन में भी सैटेलाइट डीएनए मिलता है. हेट्रोक्रोमेटिन वो रीजन है क्रोमोसोम का जो कि परमानेंटली कंडेंस्ड होता है. यह मिनी सैटेलाइट रिपीटेटिव यूनिट फ्रॉम अबाउट 10 to 60 बेस पेयर्स, है ना. दे फाउंड इन मैनी प्लेसेस इन द जीनोम. मिनी सैटेलाइट जो है वो 10 से 60 बेस पेयर का रीजन होता है जो कि जीनोम के काफ़ी हिस्सों में मिलता है, इंक्लूडिंग दी सेंट्रोमेयर. सेंट्रोमेयर में भी मिलता है. माइक्रो सैटेलाइट जो है वो लेस देन 10 बेस पेयर का, जैसा कि नाम ही बता रहा है माइक्रो, यानी लेस देन 10 बेस पेयर का रीजन होता है. और वो टीलोमेयर में मिलता है जिसमें 6 से 8 बेस पेयर रिपीट यूनिट, 6 से 8 जो बेस पेयर के यूनिट हैं वो रिपीटेड होते हैं. इंटरस्प्रेड रिपीट, है ना. इंटरस्प्रेड रिपीट्स जो होते हैं वो इंटरस्प्रेड न्यूक्लियर एलिमेंट्स कहलाते हैं. ट्रांसपोसेबल एलिमेंट्स जैसे डीएनए ट्रांसपोसून्स और प्राइमेट्स वगैरह में लाइन 1 और लाइन 2 एंड मेजॉरिटी ऑफ साइन. ये मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोसून्स की एग्जांपल. ट्रांसपोसून्स क्या होते हैं ये भी मैंने बताया, जो जंपिंग जीन होते हैं जीनोम के अंदर, ऐसे जीन जो कि मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस, उनको ट्रांसपोसून्स कहते हैं. जिसके एग्जाम्पल है लाइन 1, साइन
साइन और एलू फैमिली, ठीक है। देन फंक्शन ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए का फंक्शन क्या होता है? रिपीटेटिव डीएनए इज एन इवोल्यूशनरी डिवाइस टू कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन बाय सप्रेसिंग जीन कन्वर्शन। नए जीन का निर्माण करने में रिपीटेटिव डीएनए का इंपॉर्टेंस है। एक सवाल भाई ये भी उठ सकता है ना हमारे दिमाग में कि रिपीटेटिव डीएनए अगर कोई काम का नहीं है तो हमारी बॉडी में है क्यों? तो रिपीटेटिव डीएनए नए जीन के फॉर्मेशन को हेल्प करता है। जीन कन्वर्शन लिंक्स सिमिलर डीएनए सीक्वेंसेस टुगेदर, दिस कैन ऑपरेट ऑन जीन विद इन अ मल्टी जीन फैमिली। और जीन कन्वर्शन जो है वो सिमिलर डीएनए सीक्वेंसेस पर काम करता है और ये जो है ये मल्टी जीन फैमिली के जीन्स के ऊपर ऑपरेट करता है ना। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस प्ले द रोल ऑफ अनकपलिंग दिस नेटवर्क, thus allowing new genes to evolve. The shorter line on ALU, SINE and repetitive DNA are specialized for coupling intrachromosomal gene conversion, while long are specialized for uncoupling the intersomal gene conversion. ये जो हैं ये जीन का इवोल्यूशन कराते हैं, जो लाइन और साइन फैमिली के मेंबर हैं, जो रिपीटेटिव डीएनए हैं, और जीन के कन्वर्शन को भी मीडिएट करते हैं ना। कभी कभी जीन को अपना फंक्शन कन्वर्ट करना पड़ता है परिस्थिति के हिसाब से, तो उस फंक्शन को भी, उस कन्वर्शन को भी मीडिएट करते हैं और मेनली न्यू जीन का फॉर्मेशन कराते हैं। देयर एज एसेंशियल टू जीनोम फंक्शन देयर आर क्लियर थ्योरेटिकल रीजन एंड मैनी वेल डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल विच शो दैट रिपीटेटिव डीएनए इज एसेंशियल फॉर जीनोम फंक्शन। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिससे जो रिपीटेटिव डीएनए है उसका महत्व क्रोमोसोम के फंक्शन के लिए क्या है ये सामने आएगा। जेनेरिक रिपीटेड सिग्नल इन द डीएनए आर नेसेसरी टू फॉर्मेट एक्सप्रेशन ऑफ यूनिक कोडिंग सीक्वेंसिंग फाइल्स एंड टू ऑर्गेनाइज एडिशनल फंक्शन एसेंशियल फॉर द जीनोम रेप्लिकेशन एंड एक्यूरेट ट्रांसमिशन टू प्रोजेनी। जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है वो ज़रूरी है इस बात के लिए, अगर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस नहीं होगा तो जीनोम जो है वो अपने एडिशनल फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पाएगा और साथ ही साथ जीनोम का जो ट्रांसमिशन ट्रांसफ़र होना है जेनेटिक मटेरियल का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। यानी रेप्लिकेशन और जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं उनके ट्रांसमिशन के लिए ये जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस हैं ये ज़रूरी होते हैं। दे आर ऑल्सो फंडामेंटल टू द कोऑपरेटिव मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको एनपीएस में बताया था कि आरएनए जो है वो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर ट्रांसफ़र होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बनते हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर और प्रोटीन के बीच में न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, उनके फॉर्मेशन में भी रिपीटेटिव डीएनए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The repeat elements serve as initiator or boundaries for heterochromatin domain and provide a significant fraction of scaffolding matrix. Attachment site suggests that repetitive component of the genome plays a major architectural role in the higher order physical structuring। और ये जितना भी रिपीटेटिव जीनोम है ये एक अटैचमेंट के साइट की तरह काम करता है। इस रिपीटेटिव जीनोम से अटैच होकर कोई भी चीज़ रह सकती है और इसलिए ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चरिंग में काम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस आइडिया में फैसिलिटेट द इंटरप्रिटेशन ऑफ कंपेरिजन बिटवीन सीक्वेंस जीनोम वेयर द रिपीटेटिव डीएनए कंपोनेंट is often greater than the coding sequence component। और इससे कभी ये आइडिया जो है ये हमें ये इंटरप्रिटेशन, ये कंक्लूजन ड्रॉ करने पे मजबूर करता है कि जो रिपीटेटिव डीएनए कंपोनेंट है वो किसी मतलब इसी वजह से, इसकी रिपीटेटिव डीएनए कंपोनेंट की इस यूटिलिटी के कारण जो रिपीटेटिव डीएनए कंटेंट है वो किसी भी जीनोम में नॉन रिपीटेटिव कंटेंट से ज़्यादा होता है ना। जो रिपीटेटिव कंटेंट है वो नॉन रिपीटेटिव कंटेंट से ज़्यादा होता है। रिपीटेटिव एलिमेंट में क्या आएगा? टेंडम रिपीट आएंगे, सैटेलाइट डीएनए आएगा, सिंपल रिपीट आएंगे, प्रोसेस्ड स्यूडोजीन आएंगे, सेगमेंटल डुप्लीकेशन आएगा और ट्रांसपोसून्स आएगा। ट्रांसपोसून्स में ध्यान रखना लाइन, साइन, एलू फैमिली के मेंबर आएंगे। टेंडम रिपीट में आपका आरडीएनए आएगा, सैटेलाइट डीएनए आएगा, यानी मैक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, सेंट्रोमेरिक और टीलोमेरिक। ठीक है, अब रिपीटेटिव डीएनए और डिजीज़, ये बहुत अच्छा एक अपकमिंग चीज़ है
कि इसका क्या संबंध होता है डिजीज से। सैटेलाइट डीएनए ऑल्सो नोन एज टेंडेमिक रिपीटेटिव डीएनए कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस एंड रिप्रेजेंट अ डाइवर्स क्लास ऑफ हाईली रिपीटेटिव एलिमेंट ड्यू टू द रिपीटेटिव नेचर ऑफ कंपोजिंग एलिमेंट। देयर प्रेजेंस इन जीनोम इज एसोसिएटेड विथ हाई फ्रीक्वेंसी म्यूटेशन, एपिजेनेटिक चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन इन द जीन एक्सप्रेशन पैटर्न विच लीड्स टू अ नंबर ऑफ डिजीजेस। देखो क्या होता है कि रिपीटेटिव डीएनए बहुत ससेप्टेबल है म्यूटेशन के लिए, और अगर इसमें म्यूटेशन होगा तो डेफिनेटली ये किस चीज़ को जन्म देगा, ये जन्म देगा डिजीजेस को। ठीक है, अब कौन कौन से डिजीज इसमें ये जन्म दे सकता है? The increase in the number of copies of repetitive DNA in genomic DNA is a single most important cause of 30 heritable disorder। इससे जुड़े 30 हेरिटेबल डिसऑर्डर हैं। एक है एक्स फ्रेजाइल सिंड्रोम, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है ना, हचिंगटन्स डिजीज, फेडरिच एटैक्सिया है ना, और स्कॉट एटेल ने दे हैव डिस्क्राइब्ड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंसर्शन ऑफ 18 बीटा सैटेलाइट यूनिट इनटू द जीन कोडिंग ट्रांसमेम्ब्रेन सीरीन प्रोटीएस रिजल्टिंग इन ऑटोसोमल रिसेसिव डेफनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉट एटेल ने अभी 2018 में शायद ये डिस्कवरी करी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 18 बीटा सैटेलाइट्स जो हैं उनके इंसर्शन से, सैटेलाइट रीजन के एबनॉर्मलिटी से, सैटेलाइट रीजन के इंसर्शन से एक डिजीज़ होता है जिसको ऑटोसोमल रिसेसिव डेफनेस कहा जाता है ना, वो डिजीज़ इसी के कारण होता है। और कैंसर जो है वो भी एक सैटेलाइट रिलेटेड डिसीज़ है। इसमें भी उन्होंने यहाँ पता पड़ा है कि जो हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं दे आर हाइपोमिथाइलेटेड इन दिस डिजीज़। हाइपोमिथाइलेशन हो जाता है उसका, जिससे कि एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाती है सैटेलाइट रीजन में, और जिसके कारण कैंसर कॉज होता है ना। ज़ियू एटेल ने बताया कि लॉस ऑफ BRCA1 ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रोवोक्ड द सैटेलाइट डीएनए डिप्रेशन इन ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ये जो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है BRCA, उसके सप्रेशन से ही ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है। BRCA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जीन, इट्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर। इसमें अगर किसी प्रकार का सप्रेशन हुआ तो इट विल लीड टू ब्रेस्ट कैंसर। तो ये आप डिजीजेस के नाम याद रखिएगा कि रिपीटेटिव सैटेलाइट डीएनए का जो है उससे कौन कौन से डिजीज होते हैं। ठीक है ना, बस ज़्यादा ये टॉपिक मैंने मेनली कॉम्पिटिटिव के हिसाब से दिया है, ये रिपीटेटिव डीएनए डिजीज़। सिर्फ आप थोड़ा सा अपने हिसाब से जब आंसर लिखें तो इसे शॉर्ट करना है, सिर्फ डिजीज़ के नाम लिख दें कि कौन कौन से डिजीज़ रिपीटेटिव डीएनए के एबनॉर्मलिटी के कारण होते हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। ये टॉपिक मैंने इतना कवर किया है कि इससे संबंधित नेट स्लेट में भी कुछ आएगा तो आपका वो भी कवर हो जाएगा, बट आप जब एग्ज़ाम में इसे लिखें तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा शॉर्ट कर लें। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।